नमस्कार। शीत युद्ध का वो दौर याद है जब दुनिया साफ तौर पर दो हिस्सों में बटी थी, अमेरिका और सोवियत संघ। हाँ बिल्कुल। लेकिन उसी वक्त बहुत से देश जो नए नए आजाद हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई हम किसी खेमे में क्यों जाएं। सही बात है। और यहीं से मुझे लगता है वो तीसरा रास्ता निकला। बिल्कुल। और उसी तीसरे रास्ते का नाम था गुटनिरपेक्ष आंदोलन, यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट या नैम। हाँ, नैम। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि नैम कैसे बना, भारत का इसमें क्या रोल था, और हाँ, इस पर हमारे अपने विचारकों की क्या राय रही है। हाँ, और हमारा मकसद यही समझना है कि इसकी नींव क्या थी, ये कैसे आगे बढ़ा, और आज के दौर में खासकर भारतीय नजरिए से इसकी क्या प्रासंगिकता बची है या शायद बदल गई है। तो शुरुआत कहाँ से करें? इसकी नींव कैसे पड़ी? वो बेलग्रेड वाली कॉन्फ्रेंस? पीछे जो बड़े नाम थे वो थे भारत से नेहरू, मिस्र के नासिर, युगोस्लाविया के टीटो, इंडोनेशिया के सुकर्णो, घाना के नक्रूमा। हाँ, ये सब उस वक्त के बड़े नेता थे। बिल्कुल। और इनका मुख्य विचार था कि भाई शीत युद्ध के इस खेमेबाजी से दूर रहना है, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखनी है। और नेहरू का क्या खास नजरिया था इसमें? क्या ये बस एक आदर्शवादी सोच थी कि हम किसी के साथ नहीं रहेंगे? देखिए, नेहरू के लिए ये कोई निष्क्रियता वाली बात नहीं थी। स्रोत बताते हैं कि वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर जोर देते थे, उपनिवेशवाद का विरोध करते थे। अच्छा। उनका मानना था कि गुट निरपेक्षता का मतलब है अपने देश के हित सबसे पहले देखना, किसी बड़ी ताकत के हाथ की कठपुतली नहीं बनना। जैसे केपी मिश्रा जैसे विद्वान मानते थे कि ये नैतिकता और यथार्थवाद दोनों का एक तरह से मिश्रण था। इससे भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद तय करने की आजादी मिली, वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली बात। लेकिन क्या ये सिर्फ इतनी ही बात थी या कोई जमीनी मजबूरियां भी थी? मुझे याद है जेएन दीक्षित का नजरिया थोड़ा अलग था इस पर। हाँ बिल्कुल। दीक्षित जी जो खुद इतने अनुभवी राजनयिक रहे, वो इसे विचारधारा से ज्यादा एक व्यावहारिक जरूरत मानते थे, प्रैक्टिकल जरूरत। अच्छा, कैसे? उनका तर्क था कि उस समय भारत के पास इतने संसाधन थे ही नहीं कि वो पूरी तरह किसी एक गुट पर निर्भर हो जाए। तो गुटनिरपेक्ष रहकर एक तरह से दोनों खेमों से मदद लेना संभव हो पाया। ये जरूरत थी उस वक्त की। ये तो काफी प्रैक्टिकल बात लगती है। लेकिन फिर 1971 में जो भारत सोवियत संधि हुई, उसने तो इस गुटनिरपेक्षता के दावे पर सवाल खड़े कर दिए होंगे। बहुत ज्यादा। ये आलोचना तो खूब हुई, दीक्षित ने भी इसे माना, लेकिन उनका कहना था कि ये एक अस्थायी गठजोड़ जैसा था, जो उस वक्त की जरूरतों के हिसाब से किया गया था, न कि कोई विचारधारा में स्थायी बदलाव था। वहीं दूसरी तरफ मुचकुंद दुबे जैसे विद्वान एनएएम को विकासशील देशों यानी ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर देखते थे। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। उनका कहना था कि ये एक मंच था जहां से नव साम्राज्यवाद और आर्थिक निर्भरता को चुनौती दी जा सकती थी। आप कह सकते हैं कि ये दक्षिण दक्षिण सहयोग की एक तरह से शुरुआत थी। तो कई परतें थीं इसकी, आदर्श भी, जरूरतें भी, और फिर आलोचनाएं भी। हाँ। लेकिन शीत युद्ध खत्म होने के बाद क्या हुआ? क्या नैम प्रासंगिक रहा? सी राजामोहन जैसे कुछ आलोचक तो कहते हैं कि नहीं रहा। हाँ, सी राजामोहन का यही तर्क है। खासकर 1991 में जब भारत ने आर्थिक उदारीकरण अपनाया, तो उनका मानना था कि अब नैम की वो पहले वाली अहमियत नहीं रही। तो उन्होंने क्या सुझाव दिया? उन्होंने रणनीतिक बहुसंरेखण यानी स्ट्रेटेजिक मल्टी अलाइनमेंट की बात की। इसका मतलब है कि आप मुद्दों के आधार पर अलग अलग देशों से साझेदारी करें, किसी एक सिद्धांत या गुट से बंद कर न रहें। जो रणनीतिक स्वायत्ता की बात करते हैं, ये मल्टी अलाइनमेंट से कैसे अलग है? देखिए, मेनन साहब जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी रहे, वो कहते हैं कि भारत की नीति असल में रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की है। ये नैम के मूल विचार अपनी आज़ादी बनाए रखना पर ही आधारित है, लेकिन ये ज्यादा लचीली है। मतलब ये कि भारत अपने फैसले खुद लेगा, किसी के पीछे नहीं चलेगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर किसी भी बड़ी ताकत के साथ सहयोग कर सकता है। जरूरी नहीं कि कोई स्थायी गठबंधन बनाया जाए। ये बहुसंरेखण से थोड़ा आगे है, क्योंकि इसमें अपनी नीतिगत स्वतंत्रता पर कहीं ज्यादा जोर है। भारत ने नैम के मंच का इस्तेमाल कैसे किया? किन मुद्दों को उठाया? कई अहम मुद्दे उठाए, जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का जोरदार विरोध किया, फिर नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO की मांग उठाई ताकि विकासशील देशों को बेहतर आर्थिक शर्तें मिलें, और हाँ, परमाणु निरस्तीकरण पर भी काफी जोर दिया।
इससे भारत को ग्लोबल साउथ में एक पहचान मिली होगी। बिल्कुल, एक नैतिक आवाज, एक लीडरशिप वाली पहचान मिली। पर इसकी सीमाएं भी तो रही होंगी। जैसे क्या ये सदस्य देशों के आपसी झगड़े सुलझा पाया? भारत पाकिस्तान या ईरान इराक युद्ध? नहीं, ये इसकी एक बड़ी कमी मानी जाती है। कई विद्वान जैसे राजेश बसरूर बताते हैं कि नैम आपसी संघर्ष रोकने में ज्यादा सफल नहीं रहा। और वो सोवियत झुकाव वाला आरोप? हाँ, 1971 की संधि के बाद वो आरोप तो लगा ही। और ये भी कहा गया कि कहने को तो कई देश गुटनिरपेक्ष थे, पर अंदर खाने किसी न किसी बड़ी ताकत से सैन्य या आर्थिक मदद ले ही रहे थे। तो इतनी सारी आलोचनाओं के बाद आज की दुनिया में नैम या इसके सिद्धांतों की क्या जगह है? क्या ये बस इतिहास बनकर रह गया है? देखिए, औपचारिक तौर पर शायद नैम का वो पहले वाला रुतबा या प्रभाव नहीं रहा, ये सच है। लेकिन इसके जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे संप्रभुता का सम्मान, बहुपक्षवाद, विकास में बराबरी, ये आज भी उतने ही बल्कि शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिर इन सिद्धांतों को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है? टीसीए राघवन और सैयद अकबरुद्दीन जैसे राजनयिक मानते हैं कि भारत अब ब्रिक्स, G20, SCO जैसी जो नए मंच हैं, उनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं इन्हीं नैम वाले लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है। और वो 2012 का एक दस्तावेज था, नॉन अलाइनमेंट 2.0, उसका क्या मतलब था? हाँ, वो एक महत्वपूर्ण कोशिश थी ये बताने की कि आज के जमाने में गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या है। उसने रणनीतिक स्वायत्तता के विचार को और मजबूत किया। उसमें क्या खास था? उसमें जोर था स्वायत्तता पर, कई देशों से एक साथ जुड़ने पर, जिसे प्लूरल एंगेजमेंट कहा गया, और तकनीकी आत्मनिर्भरता पर। यह शीत युद्ध वाली तटस्थता से बिल्कुल अलग है। ये कहता है कि भारत अपने हितों के हिसाब से अमेरिका, रूस, चीन, यूरोप, अफ्रीका सबसे संबंध बना सकता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत का नैम के साथ जो सफर रहा, वो आदर्शों और जमीनी हकीकत के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश थी। बिल्कुल। और भारतीय विचारकों में भी इस पर हमेशा अलग-अलग राय रही है। कोई इसे भारत की नैतिक ताकत मानता है, कोई इसे उस वक्त की व्यवहारिक जरूरत, तो कोई कहता है कि बदलते वक्त के साथ ये अप्रासंगिक हो गया। हाँ, ये विविधता तो दिखती है। और आज की इस मल्टीपोलर दुनिया में, जहां कोई एक या दो सुपर पावर नहीं है, बल्कि कई ताकतें उभर रही हैं, वहां औपचारिक गुटनिरपेक्षता भले ही पीछे रह गई हो, लेकिन वो रणनीतिक स्वायत्तता वाली सोच और ग्लोबल साउथ के साथ मिलकर अपनी बात रखने की कोशिश, ये भारत की विदेश नीति में आज भी जिंदा है, नए रूपों में। और शायद सोचने वाली बात यही रह जाती है कि भविष्य में जैसे जैसे ये वैश्विक शक्ति संतुलन और बदलेगा, ये रणनीतिक स्वायत्तता आखिर व्यवहारिक तौर पर क्या रूप लेगी।